बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप क्या क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो बच्चों, इनिशियली मैं आपको ये बताऊँगा कि एक मेजरमेंट के अंदर यूनिट की क्या इंपॉर्टेंस होती है। फिर उसके बाद आपको ये सिखाऊंगा कि यूनिट होता क्या है और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट कैसे की जाती है। ठीक, उसके बाद फिर हम बात करेंगे जी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। और यहाँ दो इम्पॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर 1, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और दूसरा, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बेस यूनिट एंड डेराइव्ड यूनिट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि एक मेजरमेंट के अंदर यूनिट की क्या इंपॉर्टेंस है। प्यारे बच्चों, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की आप मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट के दो पार्ट होते हैं। नंबर 1 न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नंबर 2 यूनिट। फॉर एग्जांपल, आप लेंथ को मेजर करते हैं, आंसर मिला 5 मीटर्स। 5 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। मीटर क्या है? यूनिट। अगर इस 5 मीटर में से आप मीटर को निकाल दें तो सिर्फ 5 रह जाएगा, जिसकी कोई मीनिंग नहीं है, बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी को बताएंगे कि किसी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो 5 है तो वो कभी भी समझ नहीं पाएगा कि ये कितनी लेंथ है। उसको क्या पता ये 5 मीटर है, 5 सेंटीमीटर है या 5 किलोमीटर है। इस तरह से जब आप एक मेजरमेंट में से यूनिट निकाल देते हैं तो वो मेजरमेंट बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाती है। ठीक है, इसलिए यूनिट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मेजरमेंट के अंदर। ठीक, अच्छा, अब आप ये सीखेंगे कि यूनिट होता क्या है। प्यारे बच्चों, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए पहले आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हो, फिर उस स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करके आप उस फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। आपके पास कुछ क्वांटिटी ऑफ मिल्क पड़ी हुई है, ठीक है, और आपको ये देखना है कि ये कितना है। ठीक हो गया। आपके पास कोई प्रॉपर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वॉल्यूम मेजरिंग वो नहीं है, तो आप क्या करेंगे, किचन में जाएंगे, एक ग्लास लेके आ जाएंगे और बताएंगे कि सर देखिए ये जो एक ग्लास है ना, इसको मैं स्टैंडर्ड मानता हूँ, ये मेरा स्टैंडर्ड है। अब मैं क्या करूँगा, उसके साथ नाप के किसी और टब में डालता जाऊँगा और काउंट करूँगा ये कितने ग्लास है। 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास, 4 ग्लास, करते करते आपने देखा कि ये 50 ग्लास है। अब आपने क्या किया, इस मिल्क का वॉल्यूम मेजर कर लिया और आपने कहा कि ये 50 ग्लास है। तो कैसे मेजर किया? सबसे पहले आपने एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया कि भाई ये जो एक गिलास है ना, एक गिलास, ठीक है, इसको मैं एक यूनिट मानूंगा। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड हो गया। ठीक, फिर उस स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन किया और बताया कि ये इधर एक गिलास और ये उसके मुकाबले में 50 गुना है। ठीक है, ये इसका 50 टाइम है क्योंकि ये 50 गिलास है। तो आपने कंपैरिजन किया इस स्टैंडर्ड के साथ उस फिजिकल क्वांटिटी का जो कि वॉल्यूम थी। ठीक है, तो याद रखो, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट की जाती है तो सबसे पहला काम होता है स्टैंडर्ड डिसाइड करना, जिसको हम यूनिट कहते हैं। फिर उस स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करके आप जो है वो उस फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जी, आपने इस बोर्ड की लेंथ मालूम करनी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ मालूम करनी है, कोई भी आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो आप अपने हाथ की जो लंबाई है ना, इसको एज अ स्टैंडर्ड ले सकते हैं। आप बोलेंगे सर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ना, ये मेरा एक स्टैंडर्ड है, ये एक हाथ। ठीक है, तो मैं यहाँ से मेजर करूँगा, देखिए जी यहाँ से यहाँ तक ये एक हाथ, ठीक है, और ये 2 हाथ। तो मैं क्या किया, मैंने पहले स्टैंडर्ड बताया आपको कि ये मेरा स्टैंडर्ड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ को मैं एक यूनिट बोलूँगा। अब इसके साथ कंपैरिजन करके यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ आप मेजर कर सकते हैं कि 2 हाथ के बराबर है, 3 हाथ के बराबर है, 4 हाथ के बराबर है। ठीक है, तो इसी तरह से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए पहले आप क्या करते हो, एक स्टैंडर्ड डिसाइड करते हो। प्यारे बच्चों, उस स्टैंडर्ड को हम यूनिट कहते हैं। ठीक हो गया, बात समझ आ गई। पहली एग्जाम्पल में मिल्क वाली में ग्लास एक स्टैंडर्ड था, दूसरी एग्जाम्पल में ये जो हाथ की लंबाई है इसको मैंने एक स्टैंडर्ड लिया। ठीक हो गया, ओके जी। पेपर में लिखना है कैसे वो भी आपको साथ में थोड़ा थोड़ा सा बताता हूँ। हेडिंग लगाएंगे यूनिट की और बताएंगे अ यूनिट इज अ स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट क्या होता है? स्टैंडर्ड होता है। किसके लिए? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के लिए। एग्जाम्पल देना चाहते हो बता दो। लेंथ के लिए मीटर, ठीक है, मैस के लिए किलोग्राम जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक,
अच्छा जी, उसके बाद फिर आपने बात करनी है जी सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है? प्यारे बच्चों, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इन सब के यूनिट्स होते हैं। इन सब के यूनिट्स का जो एक पूरा सेट बनता है ना, ठीक है, सेट ऑफ यूनिट्स ऑफ ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज, उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कंसेप्चुअल, स्पेशली SLO बेस्ड पेपर के अंदर। वो क्या होता है कि आप जो एक स्टैंडर्ड डिसाइड करते हो मेजरमेंट के लिए, उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो आसान सा जवाब है बच्चों, उसको चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड को वेरी नहीं करना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, एक जैसा रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए एक जो है छोटी सी बात बताता हूँ। देखो, पुराने वक्तों में जब लेन देन होता था ना, फॉर एग्जांपल किसी से मैंने गंदम लेनी है या किसी को देनी है, ठीक है, अच्छा, तो क्या होता था तरीकाकार ये होता था कि जब वो मेरे पास गंदम लेने के लिए आया है तो मैंने क्या किया, बड़ा सा तराजू रखा है, एक तरफ मैंने बोरी के अंदर गंदम डाल दी, इधर रख दी। अब दूसरी तरफ मेरे पास कोई प्रॉपर कोई नहीं होता था ऐसा सिस्टम जिसके साथ मैं मेजर करूं, तो मैं ये करता था कि कोई दरख्त का तना बड़ा सा ले आया, उसको दूसरी तरफ रखा, अब उसके बराबर नाप के मैंने उसको गंदम दे दी। जब वो मुझे वापस करेगा तो उसी के मुताबिक मुझे उसने वापस करनी है। ठीक है, अब ये मैंने एक स्टैंडर्ड बना लिया, जी तने के बड़े से टुकड़े को, दरख्त का एक बड़ा सा टुकड़ा, उसको तना कहते हैं, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, उसको संभाल के रखना है ताकि जब मैंने वापस लेनी है इसके मुताबिक वापस लेनी है। अब शुरू में वो तना गीला था, ज़्यादा वजनी था, अब मैंने उसको उठाया, ला के छत पे रख दिया, ऐसे वो खुश्क हुआ, महीने के बाद बिल्कुल ड्राई हो गया, हल्का हो गया। अब जब मैंने वापस लेनी है, मैं एक तरफ उसको रखता हूँ, दूसरी तरफ वो बंदा उसमें गंदम डालेगा और मुझे उसके बराबर गंदम देगा, तो मेरा तो नुकसान हो गया ना। क्यों? क्योंकि जो मैंने स्टैंडर्ड यूज़ किया था वो तब्दील हो गया, उसमें चेंजिंग आ गई। पहले वो भारी था, अब वो हल्का हो गया। तो इसको मैं एज अ स्टैंडर्ड पे यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि स्टैंडर्ड वो होता है जो चीज़ चेंज ना हो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसमें तब्दीली ना आए, उसमें वेरिएशन ना आए। क्लियर हुई बात? ओके। फॉर एग्जांपल हम आजकल जो मैथ्स की कैलकुलेशन के लिए 1 kg का एक स्टोन यूज़ करते हैं, तो 1 kg का स्टोन अगर उसमें टैंपरिंग वगैरह ना की हो, कुछ उसमें गलत न किया हो आपने, तो वो कहीं पे भी आप चले जाएं वो बराबर होगा। ठीक है, सर्दी में, गर्मी में, महीने बाद, 2 महीने बाद, वो हमेशा एक जैसे ही रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं आएगी। इसे स्टैंडर्ड कहते हैं। ठीक है, वो जो तना था लकड़ी का बड़ा सा पीस, वो स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। क्यों? उसमें वेरिएशन आ गई है। तो स्टैंडर्ड के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो तब्दील ना हो। ठीक है, याद रखना है इस पॉइंट को। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं जी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। तो बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है ना, इसका कोई एक यूनिट नहीं होता, बहुत सारे यूनिट होते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ यूनिट लग रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैथ्स की बात की जाए तो पाकिस्तान में पुराने वक्तों में एक टर्म यूज़ होती थी, सेर में मेजर करते थे। ठीक है, कुछ इलाकों में आपने सुना होगा मैथ्स को पाउंड में मेजर करते हैं। तो इस तरह और भी बहुत सारे इलाके होंगे, अलग अलग उनकी टर्म्स होगी जिसके अंदर वो मैथ्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लेंथ की बात कर लेते हैं तो लेंथ के भी बहुत सारे यूनिट हैं। लेंथ को फीट में मेजर किया जाता है। ठीक है, लेंथ को यार्ड्स में मेजर किया जाता है, लेंथ को मीटर्स में मेजर किया जाता है, लेंथ को किलोमीटर में मेजर किया जाता है, लेंथ को हम जो है वो माइल्स में मेजर करते हैं। तो बहुत सारे यूनिट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिट्स होंगे जो कि हम नहीं जानते, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस्तेमाल होते होंगे। ठीक है, तो अब एक फिजिकल क्वांटिटी के बहुत सारे यूनिट्स हैं। प्रॉब्लम अब क्या है कि जब लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो फिर वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम कैसी आती है? फॉर एग्जांपल मैंने तिजारत करनी है, मैं गंदम लेता हूँ, 50 सेर गंदम ली मैंने और मैं चला गया जी यूरोप में, वहाँ पर मैंने सेल करनी है। अब वो बंदा कोई मुझसे पूछेगा कि ये कितनी है, हाउ मेनी पाउंड्स, तो मुझे तो पाउंड का पता ही नहीं, वो जो यूनिट इस्तेमाल करता है उसका मुझे पता ही नहीं है, तो मैं कैसे ट्रेडिंग करूँगा? अच्छा, मैं उसको बोलूँगा ये 50 सेर है, उसको शेर का नहीं पता, मेरे यूनिट का उसको नहीं पता, उसकी यूनिट का मुझे नहीं पता, तो भाई मैं कैसे ट्रेडिंग करूंगा? इसके अलावा साइंटिफिक फील्ड के अंदर नॉलेज शेयर किया जाता है। ठीक है, तो अब मैंने जो मेजरमेंट्स किए हैं जिन यूनिट्स को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, अगर किसी और जगह उन यूनिट्स का पता ही नहीं है उनको कि ये यूनिट क्या होता है, तो वो कभी भी मेरे जो डाटा है उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे, ना उसको समझ पाएंगे, ना उसको इस्तेमाल कर पाएंगे, ना उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो अगेन गैप आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो इन मसलों को सॉर्ट आउट करने के लिए फिर 1960 में पेरिस में एक जो है वो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई ऑन द वेट एंड मेजर्स, जिसमें तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किए गए। ठीक है, लेंथ है तो लेंथ के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया गया, भाई इतनी की लेंथ होगी अगर तो उसको 1 मीटर कहेंगे, और पूरी दुनिया में ये स्टैंडर्ड चलेंगे। ठीक है, मैथ्स के लिए 1 किलोग्राम का एक स्टैंडर्ड सेट किया गया, भाई इतनी क्वांटिटी ऑफ मैथ्स को हम 1 kg बोलेंगे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड सेट किया गया।
टाइम की एक ख़ास जो अमाउंट हो उसको 1 सेकंड का नाम दिएगा, भाई इतने टाइम को हम 1 सेकंड बोलेंगे। इस तरह इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को ना स्टैंडर्ड्स दिए गए, कुछ लेंथ का हमें आ गया जी मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, ठीक है। इस तरह सब फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए। ये जो स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए ना, इन स्टैंडर्ड्स को हम यूनिट कहते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेजरमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड सेट किया जाता है उसी को हम यूनिट कहते हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके लिए स्टैंडर्ड सेट किए गए थे और उन्हीं स्टैंडर्ड्स को हम यूनिट्स कहते हैं। अब क्योंकि वो स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में चलेंगे, पूरी दुनिया में माने जाएंगे, तो उनको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए यूनिट डिसाइड किए गए जो वर्ल्ड वाइड चलेंगे, यूनिवर्सली चलेंगे, ठीक है। अगर मैं मीटर की बात करूंगा तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में अगर मैं 1 मीटर की बात करूंगा तो हर बंदा समझ जाएगा कि 1 मीटर कितनी लेंथ होती है। अगर मैं 1 किलोग्राम की बात करूंगा तो दुनिया के किसी भी कोने में जाके मैं 1 किलोग्राम की बात करूंगा तो वो बंदा समझ जाएगा कि 1 किलोग्राम कितना होता है, ठीक है। अगर मैं 1 सेकंड की बात करूंगा तो पूरी दुनिया में 1 सेकंड एक बराबर होता है, वो समझ जाएंगे कि 1 सेकंड कितना टाइम होता है। बात समझ गए। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप्स आ रहे थे इनको सॉर्ट आउट करने के लिए फिर पूरी दुनिया में एक यूनिट का निज़ाम लाया गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं एसआई यूनिट या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको डिफाइन कैसे करेंगे ज़रा उसको भी देख लीजिए। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई भी कहते हैं उसको, इज़ द सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है दैट इज़ यूज्ड यूनिवर्सली, जो पूरी दुनिया में चलता है, पूरी कायनात में चलेगा, एज अ स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट, ठीक है। ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए और वो स्टैंडर्ड्स पूरी दुनिया में चलेंगे, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, ठीक। फिर देखिए इसको, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई इज़ द सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है दैट इज़ यूज्ड यूनिवर्सली, जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है एज स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट, एज अ स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट करने के लिए एज अ स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे। जैसे 1 किलोग्राम, ठीक है, ये हमारे पास एक जो है वो स्टैंडर्ड है जिसको हम एज अ यूनिट इस्तेमाल करते हैं, पूरी दुनिया में इस्तेमाल करते हैं। 1 मीटर पूरी दुनिया में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उम्मीद है अब आपको ये समझ में बात आ गई होगी, ठीक है। तो आप पेपर में कैसे लिखेंगे, इसी तरह से इसकी हेडिंग लगा के डेफिनेशन लिखिए, फिर थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में बता दीजिए कि 1960 के अंदर ये एक पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई थी, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर जो है वो इन जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके लिए स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए थे जिनको हम यूनिट्स कहते हैं। अब क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड चलेंगे, पूरी दुनिया में ये चलेंगे, इसीलिए उसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात आ जाती है जी इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर कि क्या इंपॉर्टेंस क्या है इनकी, ठीक है। तो मैं आपको वैसे तो पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर बता देता हूँ कि भाई दुनिया में मौजूद जो मुख्तलिफ लोग हैं वो एक दूसरे की मेजरमेंट को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें, इसीलिए हमने जो है वो पूरी दुनिया में एक निज़ाम लाया सिस्टम का, ठीक है, ताकि मैथ्स को एक ही यूनिट में मेजर करो, सबको पता चले कितना मैथ्स है। एक ही यूनिट में लेंथ को मेजर करो ताकि सबको पता चल सके कि कितनी लेंथ है, राइट। अच्छा जी, कैसे लिखेंगे पेपर में इसको, देखिए, स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्ड एंटायर वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द मेजरमेंट। वही बात है कि ये पूरी दुनिया को हेल्प करेगा मेजरमेंट को अंडरस्टैंड करने में इन वन सेट ऑफ सिस्टम, एक ही सेट ऑफ सिस्टम के अंदर रहते हुए। और इसके अलावा क्या है जी, देखिए, एक बंदा रिसर्च करता है किसी भी फील्ड के अंदर, ठीक है, कोई नई चीज़ दरियाफ्त करता है, कोई नया रूल बनाता है, ठीक है, कोई नया फार्मूला याद करता है, तो वो फिर क्या करता है, पब्लिश करता है उसको डिफरेंट जर्नल्स में। लोग उसको स्टडी करते हैं, देखते हैं, उसको चेक करते हैं कि ये बात ठीक है या गलत है, ठीक है, उसके ऊपर फिर स्टडी किया जाता है उसको। तो अगर हमारे यूनिट्स जो है जो हमने इस्तेमाल किए हैं वो दूसरों को समझ ही ना आए तो वो क्या खाक हमें बताएंगे कि आप यहाँ पर गलत हैं या आपकी थ्योरी ये बिल्कुल ठीक है, उसको तो फिर वो बता ही नहीं पाएंगे। तो साइंटिफिक फील्ड के अंदर या साइंटिफिक नॉलेज शेयर करने के लिए भी ये ज़रूरी है कि आपके पास जो यूनिट्स हैं वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हो, पूरी दुनिया के अंदर चलें, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पॉइंट और लिखा, ऐसे यूनिट्स प्लेज अ वाइटल रोल इन साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च जब आप करते हैं, अपने नॉलेज को दूसरों से शेयर करते हैं ताकि वो आपको गलत साबित कर सकें या आपकी जो है वो दुरुस्तगी कर सकें, तो उसके लिए नॉलेज शेयर करना पड़ता है। और शेयर आप तभी कर पाएंगे जब आपका जो दूसरा पढ़ने वाला बंदा है वो आपके यूनिट्स को अंडरस्टैंड कर पाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ओके जी, उसके बाद फिर लास्ट पॉइंट पे आते हैं जी, डिफरेंस बिटवीन द बेस यूनिट एंड डेराइव यूनिट्स। तो बच्चों ये तो बहुत आसान है। देखो, हमने इसे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। वहाँ पे हमने देखा था भाई फिजिकल क्वांटिटीज़ की 2 कैटेगरीज हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज़, एक को हम बोलते हैं जी डेराइव क्वांटिटीज़।
ठीक है। अब जो बेस क्वांटिटीज़ थी ना, 7 बेस क्वांटिटीज़ थी जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब उन क्वांटिटीज़ के कुछ यूनिट भी होंगे, तो उन यूनिट को फिर हम बेस यूनिट कहते हैं। बात समझ गए हो? जो भी हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं बेस क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको बेस यूनिट कहा जाता है। सिंपल, ठीक हो गया। कैसे डिफाइन करेंगे वो भी देखिए, पेपर में लिखना आपने हेडिंग लगा के, इन सिस्टम इंटरनेशनल 7 फिजिकल क्वांटिटीज आर चूजन एज अ बेस क्वांटिटी, ठीक है ना। सिस्टम इंटरनेशनल में हमने देखा था कि भाई जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनमें से 7 ऐसी हैं, ठीक है, जिनको फंडामेंटल कहा गया, जो किसी से मिलकर नहीं बनी लेकिन उनसे मिलकर बहुत सारी बनती हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो जो 7 हमारे पास बेस क्वांटिटीज आ गई हैं, उनके लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बेस यूनिट। द यूनिट दैट डिस्क्राइब दीज बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट या एसआई बेस यूनिट। अब वो कौन सी हैं आपको मैंने बताया भी था, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो लेंथ का जो है वो यूनिट होता है मीटर, एम से उसका सैम्बल है, और मास किलोग्राम है, केजी उसका सैम्बल है, टाइम जो है वो सेकंड है, एस उसका सैम्बल है, टेम्परेचर जो है वो केल्विन है, के उसका सैम्बल है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो उसका यूनिट मोल है और MOL लिखते हैं उसका यूनिट, और इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट है यानी लाइट की शिद्दत उसका यूनिट है कैंडेला, CD लिखते हैं उसका सैम्बल, और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उसका यूनिट होता है एम्पेयर, और A उसका सैम्बल है। इसी तरह जो हमारे पास डेराइव यूनिट है वो कौन से होते हैं बच्चों? जो यूनिट आप इस्तेमाल करते हो डेराइव क्वांटिटीज़ के लिए, ठीक है, वो सिंपल है डेराइव यूनिट है। आसान सी बात है, ठीक है। कैसे? देखिए, द यूनिट्स यूज टू मेजर द डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, वो यूनिट जो कि आप डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको आप डेराइव्ड यूनिट कहेंगे। यानी बेस क्वांटिटीज के यूनिट को बेस यूनिट कहा जाता है और डेराइव क्वांटिटीज के यूनिट को डेराइव यूनिट कहा जाता है। सिंपल, ठीक है। जिन यूनिट का इस्तेमाल करते हैं बेस क्वांटिटी को मेजर करते हुए वो होते हैं बेस यूनिट, जिन यूनिट का इस्तेमाल करते हैं डेराइव क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए उसको बोलते हैं डेराइव यूनिट, ठीक हो गया। अच्छा जी, यूनिट्स ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटीज आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ही आपको मिलते हैं जी डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। अभी चल के मैं आगे ये बात यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ऐसे यूनिट ऑफ ऑल द डेराइव्ड क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द 7 बेस यूनिट। अब यहाँ पे 2 बातें उसने की हैं। पहली बात क्या कि जितने भी आपको डेराइव्ड यूनिट्स मिलते हैं वो बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ही मिल रहे होते हैं, ठीक है। और उसने कहा कि जितने भी आपके पास डेराइव्ड यूनिट्स आते हैं वो इन्हीं 7 बेस यूनिट से मिलकर बने होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा देखिए, फॉर एग्जाम्पल एरिया हमारे पास एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। अब एरिया का यूनिट जो है वो डेराइव्ड यूनिट होगा, राइट। अच्छा देखिए, अब जो है वो एरिया में होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। विड्थ का यूनिट क्या है? मीटर। तो देखिए, एक बेस यूनिट को दूसरे बेस यूनिट से मल्टीप्लाई किया गया तो आपको मीटर स्क्वायर मिला। मीटर स्क्वायर इज अ डेराइव्ड यूनिट, और जो किसका यूनिट है जी? एरिया का। किससे किया आपने? बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके आपने ये बनाया, तो ये डेराइव्ड यूनिट है। इसी तरह अगर हम बात कर लें वॉल्यूम की, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ का, विड्थ का, हाइट का, तीनों का जो यूनिट है वो क्या होता है? मीटर, ठीक है ना। तो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, ये भी बेस यूनिट, ये भी बेस यूनिट, ये भी बेस यूनिट, तो तीनों बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया तो मीटर क्यूब मिला। मीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम का यूनिट होता है, और ये एक डेराइव यूनिट है। कैसे बना? बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके बना। उसके बाद फिर हम बात करते हैं जी यूनिट ऑफ वेलोसिटी या यूनिट ऑफ स्पीड कह लें। अब देखो बच्चों, हमारे पास जो स्पीड होती है ना वो ये होती है कि वक्त के लिहाज से कोई बॉडी कितना फासला तय करती है, ठीक है ना। तो फासला ऊपर आता है और टाइम नीचे, फासले को टाइम से डिवाइड करते हैं, आपको स्पीड मिलती है। आगे चल के इसी क्लास 9 के अंदर ये चीज़ आप सीखेंगे, अभी सिर्फ इसका फार्मूला देख लीजिए। वो होता है हमारे पास d/t, ऊपर d यानी डिस्टेंस और नीचे s यानी t यानी टाइम। अब डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो ये बन गया m/s। ये आप देखें, ये मीटर एक बेस यूनिट है, सेकंड भी एक बेस यूनिट है, 2 बेस यूनिट को डिवाइड किया तो बन गया मीटर्स पर सेकंड। s जब ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाती है इसकी, ठीक है। तो ये बन गया मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्या है? डेराइव यूनिट है। और ये कैसे बना? ये बेस यूनिट्स को डिवाइड करके बना। उसके बाद फिर बात करें जी यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर कहते हैं फोर्स अपॉन एरिया, आगे चल के पढ़ेंगे आप इसी 9th क्लास की फिजिक्स के अंदर। तो उसमें आ गया फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स अपॉन एरिया में फोर्स क्या है जी? न्यूटन होती है हमारे पास, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे फोर्स की जगह आ गया ये न्यूटन, और जो एरिया है वो मीटर स्क्वायर यानी मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जी मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर।
ठीक है। तो जो है हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं जी, इसको अब न्यूटन जो है ना, ये ऑलरेडी एक ड्राइव यूनिट है, मीटर स्क्वायर भी एक ड्राइव यूनिट है। अब क्योंकि आपने ये पढ़ा नहीं इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। उसके बाद है जी हमारे पास यूनिट ऑफ डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है जी, किसी भी वॉल्यूम के अंदर कितना मैस पाया जाता है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ऊपर मैस और नीचे क्या है, वॉल्यूम। ठीक, तो मैस जो है उसका यूनिट होता है किलोग्राम, जो कि एक बेस यूनिट है, और वॉल्यूम क्या होता है जी, मीटर क्यूब। कैसे बना, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। अगर मैं 3 बार लिख दूं मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर तो क्या बन गए, बेस यूनिट आगे। ऊपर केजी है, क्या है, बेस यूनिट। तो बच्चों याद रखो कि बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ही आप जो है वो डेराइव यूनिट्स बनाते हो। ठीक है, उम्मीद है अब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि बेसिकली हमारे पास बेस यूनिट और डेराइव यूनिट में क्या डिफरेंस होता है। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।